नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे राज्य के नीति सिद्धांत जो हैं, वहाँ से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उन पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। पॉलिटी के जितने भी टॉपिक हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं। आज बात करेंगे डीपीएसपी पर जितने भी प्रश्न पूछे गए उन पर चर्चा कर लेते हैं। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे पहला प्रश्न ये पूछा गया था यूपीपीएससी 2017 में, आरओ 2013 में प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में कौन एक राज्य के नीति सिद्धांतों का ही उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे बताना है जो डीपीएसपी है उसका उद्देश्य नहीं है, ये पूछा है, नहीं पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये बिल्कुल उसका उद्देश्य है और यहाँ पे नहीं पूछा है। फिर दूसरा दिया है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। फिर बात करते हैं एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। फिर चौथा दिया है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो अगर बात करते हैं डीपीएसपी का उद्देश्य जो नहीं है वो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये उद्देश्य नहीं है, मतलब धार्मिक राज्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष बात की गई है प्रस्तावना में, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो जोड़ा गया था प्रस्तावना में। तो ये जो है क्यों जोड़ा गया था? क्योंकि जो है राज्य में किसी धर्म को लेकर कोई विशेष कार्य नहीं किया जाएगा। धर्मनिरपेक्ष इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई धर्म मत नहीं माना जाता है। अपने अपने संप्रदाय लोग चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे राज्य का कोई धर्म नहीं हुआ, ये कहा गया है भारतीय संविधान में। तो याद रखिएगा। यहाँ पे एक दिया था एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये बिल्कुल गलत है। धार्मिक राज्य की स्थापना करना डीपीएसपी का उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय की और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो इसका अगर राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। अगर बात करते हैं डीपीएसपी की तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसका भारतीय संविधान में उल्लेख मिलता है, भाग 4 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद जो है 36 से 51 इसका अनुच्छेद संबंधित है, याद रखिएगा। और महत्वपूर्ण बन जाता है कि यहाँ पे जो भी अनुच्छेद बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है निदेशक तत्व क्या है? एमपीपीएसएस 1992 में, 2013 में, यूपी में 2004 में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे भी दिया है वाद्य योग्य है, अवाद्य योग्य है, कठोर है, लचीले हैं। तो अगर डीपीएसपी की बात करें तो ये जो है अवाद्य योग्य है, याद रखिएगा। वाद्य योग्य जो है वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है वो वाद्य योग्य है, याद रखिएगा। जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी जो है वो क्या है? अवाद्य योग्य है। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला अगर प्रश्न बात करें तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है संविधान के भाग 4 में प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ पे कथन सही पूछे हैं, आइए जान लेते हैं। यहाँ पे जो भाग 4 है उसमें जो कथन दिए हैं 3, उसमें से बताना कौन सा कथन सही है। आईएएस 2020 में, झारखंड पीसीएस में 2023 में प्रश्न पूछा गया। आइए चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है कथन 1, वे न्यायालय द्वारा प्रावर्तनीय होंगे। फिर दूसरा कथन दिया वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रावर्तनीय नहीं होंगे। फिर तीसरा कथन दिया इस भाग में सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो ये भी कथन 3 जो है बिल्कुल ठीक है। राज्य द्वारा कानून बना के ये जो है डीपीएसपी लागू किए जाते हैं, याद रखिएगा। तो कथन जो 3 है वो बिल्कुल ठीक है। और अगर बात करें ये प्रावर्तनीय होंगे, ये प्रावर्तनीय नहीं होंगे, तो कथन 1 गलत हो जाता है। तो कथन 1 जिसमें हो वो काट दीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि कथन 2 भी जो है वह किसी भी न्यायालय द्वारा क्या होगा? प्रवर्तनीय नहीं होंगे, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। जैसे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो न्यायालय द्वारा जो है संरक्षक है न्यायालय, लेकिन इसको जो है राज्य चाहेगा तो लागू करेगा, राज्य नहीं चाहेगा अपने राज्य में तो लागू नहीं करेगा। तो ये डीपीएसपी की जो है कानून बनाकर राज्य अपना जो भी नियम है वो लागू करता है, कानून लागू करता है। तो ये जो न्यायालय द्वारा मतलब कंपलसरी नहीं है कि वो न्यायालय लागू ही करे। तो ये बात कही गई है भारतीय संविधान में, याद रखिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे दिया है नीति निर्देश तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार कर लेते हैं। यूपी आरओ 2023 में प्रश्न पूछा गया था।
क्या प्रश्न पूछा गया था, आइए देख लेते हैं। वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल ठीक है, वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। आगे बात करते हैं, कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो यहाँ पे ये है कि जो डीपीएसपी हैं, यहाँ पे जो भी नियम बताए गए हैं उनको कानून बनाकर राज्य में लागू करना है, ये जो है राज्य का कर्तव्य होता है, स्टेट का कर्तव्य होता है कि वह अपने नागरिकों को जो है अच्छी से सुविधा दे और सब चीज़ें जो है वो कानून बना के उसको लागू करे, ये राज्य का कर्तव्य है। तो इसका मतलब जो कथन 2 है और कथन 1 जो है बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, वी वाला ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोनों कथन जो है बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे सही कथन पूछा था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न दिया है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो यहाँ पे बताना है कि जो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो कहाँ पे मिलती है, भारतीय संविधान में कहाँ पे उल्लेख मिलता है इसका। तो इसका उल्लेख की बात करें तो इसमें ऑप्शन दिए राज्य के नीति तत्वों में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में और प्रस्तावना में। तो अगर बात करते हैं इसकी, तो ये जो है उल्लेख मिलता है कल्याणकारी राज्य की जब बात आती है तो ये जो है राज्य के नीति निषेध तत्वों में इसका उल्लेख मिलता है। अगर इसका उल्लेख बात करें तो इसका उल्लेख जो है कहाँ से कहाँ तक मिलता है, राज्य के नीति तत्वों का 36 से 51 तक उल्लेख मिलता है। भाग कौन सा संबंधित है, भाग जो है 4 संबंधित है, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बन जाता है ये पॉइंट जो है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगर बात करते हैं जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के भाग 3 में मिलता है। अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है। अगर प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना जो है इसका उल्लेख जो है इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार के न्याय की बात की, 3 प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार की। 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, 2 प्रकार के जो है समानता की बात की गई है। तो ये जो है प्रस्तावना में बात की गई है। और इसमें जो है जो एक पहला ही ऐसा संविधान संशोधन हुआ है प्रस्तावना में कि एक ही बार संविधान संशोधन किया गया है प्रस्तावना में, 42वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा जो है 3 शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं प्रस्तावना में, याद रखिएगा। तो ये भी पार्ट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, ये पूछा जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो दिया है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई। तो यहाँ पे बताना है, कुल मिला के ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति तत्व बताए गए हैं इसकी जो है अवधारणा कहाँ से ली गई है, मतलब कहाँ से इसकी जो है प्रणाली ली गई है, ये पूछा है। कुल मिला के लैंग्वेज चेंज की है, क्वेश्चन वही है। झारखंड पीसीएस 2003 में पूछा गया, यूपी पीसीएस 1994 में, 2005 में, 2008 में प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पे दिए हैं ऑस्ट्रेलिया दिया है, अमेरिका दिया है, ब्रिटेन दिया है, आयरलैंड दिया है। जब डीपीएसपी की बात आती है तो आयरलैंड आप टिक करिएगा। देखिए कैसे भी लैंग्वेज पूछी जाए, प्रश्न जो है राज्य के नीति निषेध तत्वों की जब बात आती है तो ये जो है आयरलैंड से लिए गए हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जो इसका आयरलैंड से, फिर ब्रिटेन से जो है संसदीय प्रणाली ली गई, क्या ली गई, संसदीय प्रणाली ली गई है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं अमेरिका से, तो अमेरिका से जो है फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, याद रखिएगा। अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स लिए गए, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न जो दिया है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। कुल मिला के ये प्रश्न पूछा गया है कि पंचायत का गठन जो है किस अनुच्छेद में बताएगा। जो डीपीएसपी हैं उनमें अनुच्छेद जो बताए गए उसमें कौन से अनुच्छेद में जो है पंचायत का गठन की बात की गई है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 33 दिया, अनुच्छेद 40 दिया, अनुच्छेद 48 दिया और अनुच्छेद 50 दिया है। तो इसकी जो बात की गई वो अनुच्छेद 40 में की गई है। पंचायतों गठन की बात जो की गई है वो किस में की गई है, तो अनुच्छेद 40 में की गई, याद रखिएगा। अनुच्छेद 48 की बात करें तो अनुच्छेद 48 में जो है कि किसकी बात की गई, तो जो है कृषि की बात की गई है। और किसकी, तो कृषि और पशुपालन की बात की गई है, पशुपालन की बात की गई, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 50 में जो है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण की बात की गई है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन, यहाँ पे बताना है कि ग्राम पंचायतों का गठन का व्यवस्था कहाँ पे किया गया है, तो ये पूछा है। तो यहाँ पे दिया है एक मौलिक अधिकार है, एक मूल कर्तव्य है,
निदेशक सिद्धांत है या उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है। तो ये जो है बात की गई है निदेशक सिद्धांत में की गई, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में इसकी बात की गई ग्राम पंचायतों की, याद रखिएगा। अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख मिलता है, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, प्रश्न दिया सूची 1 को तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कोड से अपना उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे उत्तर चुनना है और यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। संविधान के अनुच्छेद दिए और विषय दिए, उससे संबंधित विषय दिए हैं। ये जो है यूपी विषय 2002 में पूछा गया था और यूपी विषय 2001 में भी पूछा गया। आइए बात करते हैं। अगर जब बात आती है अनुच्छेद 40 की, तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों से संबंधित है। अनुच्छेद 40 जो है वो किससे संबंधित, ग्राम पंचायतों से संबंधित है। अब यहाँ पे ए का 1, तो ए का 1 किस में है, तो 2 में है ऑप्शन में, सी वाले में है और ए वाले में, मतलब बी वाला नहीं हो सकता है, डी वाला नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 से अगर बात करें तो समान सिविल नागरिक संहिता की बात की गई है। तो सी का थर्ड, तो सी का थर्ड किसमें अगर मिलेगा तो सी का थर्ड इसमें है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए वाला ही सही हो जाएगा। जैसा है वैसे ही सुमिलित है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जैसा है वैसे ही सुमिलित है, महत्वपूर्ण बन जाता है। अनुच्छेद 41 में अगर बात करें तो काम करने का अधिकार है। और जो है अनुच्छेद 48 में जो है कृषि पशुपालन का गठन की बात की गई, याद रखिएगा। ये जैसे दिए थे वैसे ही सुमेलित थे, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 48 ए में बात करें तो इसमें जो है पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 50 की बात करें तो अनुच्छेद 50 में जो है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण की बात की गई है, याद रखिएगा, पृथककरण की बात की गई है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है, याद रखिएगा। ये भी पार्ट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमिलित युग्म नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, RAS में पूछा गया, 2021 में प्रश्न पूछा गया। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे एक तरफ अनुच्छेद दिए, एक तरफ विषय संबंधित दिए हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, तो अनुच्छेद जो है 39 ए दिया है। फिर दिया है कृषि पशुपालन का संगठन, तो अनुच्छेद 48 ए दिया है। फिर ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40 दिया है। फिर पुरुषों स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, तो ये अनुच्छेद 39 घ में बात की गई है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ये जो है कृषि और पशुपालन का संगठन की बात जो की गई वो अनुच्छेद 48 ए में नहीं बल्कि 48 में की गई, अनुच्छेद 48 में की गई है। 48 ए में अगर बात करें तो पर्यावरण की बात की गई, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई, याद रखिएगा। किसकी बात की गई, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई, याद रखिए। पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और अनुच्छेद 48 में जो है किसकी बात की गई, कृषि पशुपालन का संगठन की बात की गई है। बाकी जो है समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 ए में ही बात की गई है। ग्राम पंचायतों का जो है संगठन की अनुच्छेद 40 में बात की गई है। सबसे महत्वपूर्ण ये आप नोट कर लीजिएगा। पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था जो की गई है वो अनुच्छेद 39 घ में की गई है। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पे 39 भी दिया जा सकता है, याद रखिएगा, तो भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित सूची P और सूची R, मतलब यहाँ पे इसको सूची P माना है और इसको R माना है। यहाँ पे बताना है कि अनुच्छेद के साथ उन्हें सुमिलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ जो है P दी है सूची और एक तरफ R दी है। P में क्या दिए, निर्देशक सिद्धांत दिए हैं, और क्या दिया है, और R सूची में दी है अनुच्छेद। तो आइए देख लेते हैं। तो समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता, तो इसकी व्यवस्था कहाँ पे की गई, तो इसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 39 ए में की गई, अनुच्छेद 39 ए में। तो ए का 2 किस में है, तो ए का 2 वी वाले में है और ए का 2 डी वाले में। तो सी नहीं होगा और ए नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा की बात किस में की गई, तो अनुच्छेद 48 ए में की गई, अनुच्छेद 48 ए में की गई है। अब बी का 1 किस में है, बी का 1 डी वाले में, तो बी का थर्ड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी वाला हो जाएगा, बी वाला आंसर नंबर हो जाएगा, क्योंकि बी का 1 जो है
बी वाले ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, वो बी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। काम करने का अधिकार, काम करने का अधिकार की बात जो की गई है वो किस में की गई, तो इसमें जो है सी का थर्ड ही होगा। और स्मारकों का संरक्षण की बात जो की गई है अनुच्छेद 49 में की गई है, याद रखिएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो दिया है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लगाया गया है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद दिए हैं, तो यहाँ पे अनुच्छेद जो दिए हैं, अनुच्छेद 43 दिया है, अनुच्छेद 45 दिया है, अनुच्छेद 47 दिया है, अनुच्छेद 50 दिया है। तो इसकी बात जो की गई वो अनुच्छेद किसमें 43 में की गई, अनुच्छेद 43 में की गई, याद रखिएगा। अनुच्छेद 45 की बात करें तो अनुच्छेद 45 में जो है बाल्यावस्था के जो बच्चे हैं उनकी जो है देख रेख की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 45 में बात की गई है। अनुच्छेद 50 में अभी मैंने बताया ही कि का न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण की बात की गई, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो यहाँ पे बताना है भागीदारी किसमें सुनिश्चित की गई है, जो लेबर है उनकी भागीदारी किसमें सुनिश्चित की गई, कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, कौन से आर्टिकल में। तो ये जो आर्टिकल संबंधित है वो आर्टिकल डी वाला सही है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हुआ। अनुच्छेद 43A में इसकी व्यवस्था की गई, अनुच्छेद 43A में इसकी व्यवस्था की गई है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगर 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें जो है इसके द्वारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो है जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग किस में मिलता है, भाग 4A में मिलता है। और अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद कौन सा संबंधित, तो अनुच्छेद जो है 51 का संबंधित है, याद रखिए, इसी के द्वारा जोड़े गए थे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी की बात करता है। यहाँ पे ये चर्चा में रहता है, ये प्रश्न 100 में 100% पूछा जरूर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूसीसी की बात चली थी अभी, तो इसके लिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 43 दिया, अनुच्छेद 44 दिया, अनुच्छेद 45 दिया, अनुच्छेद 46 दिया। तो अगर यूसीसी की बात करें तो इसका जो है बात की गई है अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 44 में इसकी बात की गई, याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं समान नागरिक संहिता की अगर बात करें तो पहला राज्य ऐसा लागू करने वाला जो हो गया है वो उत्तराखंड, सबसे पहले उत्तराखंड में लागू की गई है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी वाला सही हो जाएगा, अनुच्छेद 44 में इसकी बात की गई है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण की बात जो है किसमें की गई है। यहाँ पे ऑप्शन दिए, संविधान की उद्देशिका द्वारा, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा, परंपरागत व्यवहार द्वारा। तो इसमें जो है न्यायपालिका से कार्यपालिका का जो है पृथक्करण की जो बात की गई वो जो है डीपीएसपी में की गई। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, राज्य के नीति तत्वों में की गई, याद रखिएगा। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और अगर बात करते हैं इसका अनुच्छेद कौन सा संबंधित, तो अनुच्छेद जो है 50 संबंधित है, याद रखिए, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 7वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची में जो है 3 सूचियाँ बताई गई हैं। 3 जो सूचियाँ बताई वो संघ सूची बताई गई है और राज्य सूची बताई गई है, राज्य सूची बताई गई, और कौन सी सूची बताई गई, तो ये जो है संवर्ती सूची बताई गई, इसकी बात की गई है, याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में। उद्देशिका की बात करें तो उद्देशिका जो है संविधान की आत्मा माना जाता है, तो उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना जाता है। और अगर बात करते हैं इसमें जो है 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार के जो है स्वतंत्रता की बात की गई, और 2 प्रकार के जो है समानता की बात की गई है, और 3 जो है शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से, तो अखंडता शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, याद रखिएगा। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, ये प्रश्न जो है उद्देशिका में पूछा जरूर जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। प्रश्न दिया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति,
सुरक्षा से संबंधन से संबंधित है। तो यहाँ पे कुल मिला के ये प्रश्न पूछा है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, अनुच्छेद 51 दिया है, अनुच्छेद 48 का दिया है, अनुच्छेद 43 का दिया है, अनुच्छेद 41 दिया है। तो इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति की जब बात आती है तो अनुच्छेद 51 संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 51 संबंधित है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है जो अनुच्छेद 48 का है, तो इसमें जो है किसकी बात की गई, तो पर्यावरण की बात की। जब जितनी बार आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन को उतनी बार आपको याद हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण की बात जो की गई अनुच्छेद 48 जो है का में की गई है। अनुच्छेद 48 ओनली में किसकी बात की, कृषि और पशुपालन की बात की गई है, याद रखिएगा। और इसमें जो है अनुच्छेद 41 में, तो इसमें 41 में जो काम के अधिकार की बात की गई है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो अनुच्छेद है वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। एक अनुच्छेद सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो अनुच्छेद 50। इसका जो है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण की बात की गई है, याद रखिएगा। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर अनुच्छेद 44 भी याद रखिएगा, क्योंकि ये चर्चा में रहता है इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है। आपको एक वीडियो और मिलेगी इसकी, जो DPSP के और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी कराया जाएगा। पहली वीडियो है, दूसरी वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगी, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपकी तैयारी जो है अच्छी हो जाएगी। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं पॉलिटी से। और भी महत्वपूर्ण जो है कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो न्यूराज टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको निःशुल्क PDF प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।